Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are on the unit number 6, work and energy. So the topic that we are going to discuss today is forms of energies. Students, हमने लास्ट लेक्चर में एनर्जी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था और मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया था, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. बट स्टूडेंट्स, in this lecture we discuss the all other forms of energies, and we also discuss that from where we get these forms of energies. Okay, so let's start. So first of all, again we recall what is energy. Again हम देख लेते हैं कि एनर्जी क्या है स्टूडेंट्स. तो एनर्जी बॉडी की वो एबिलिटी है कि वो काम कर सके, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्क जब भी डन होगा तो एनर्जी का ट्रांसफर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी तो वर्क डन नहीं होगा. क्योंकि अगर आप एक बुक को टेबल पे जो पड़ी है उसको अपने हाथ से पुश करके धकेल के आगे लेके जाते हैं तो वो क्यों मूव करती है? क्योंकि आपके जो मसल्स एनर्जी है आपकी वो उसमें ट्रांसफर होती है और वो बुक मूव करती है. मतलब एनर्जी ट्रांसफर हुई तो वर्क डन होगा, अदरवाइज वर्क इज नॉट डन. ओके, सो एनर्जी की हमारे पास डिफरेंट फॉर्म है, सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स हैं और हर फॉर्म की एक अपनी करेक्टरिस्टिक है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी. ये सब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो हैं इनकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं और इनके सोर्सेज हम डिस्कस करेंगे कि ये हमें कहाँ से हम इनको ऑब्टेन कर सकते हैं, ये एनर्जीज हमें कहाँ से मिलती हैं और उसके बाद हम इन एनर्जीज को कहाँ पे यूज़ करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी is the energy associated with the position and motion of object. अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से और पोजीशन की वजह से उसके अंदर कोई एनर्जी है तो हम कहेंगे कि वो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी है. ओके, जैसे एग्जांपल में अगर आप ये देख सकते हैं कि जब हम बास्केटबॉल को टॉस करते हैं थ्रू द एयर तो द मूविंग बास्केटबॉल हैज मैकेनिकल एनर्जी एंड विंड हैज आल्सो मैकेनिकल एनर्जी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ एयर. एंड इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि व्हेन यू आर वॉक और रन यू हैव मैकेनिकल एनर्जी. एंड अगर हम पोजीशन के लिहाज से देखें तो हमारे पास एक लिफ्टेड हैमर की जो पोजीशन है उस वजह से उसके अंदर जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज आल्सो मैकेनिकल एनर्जी. एक स्ट्रेच बो है या हमारे पास कैटापुल्ट और एक कंप्रेस स्प्रिंग भी है, उनके अंदर भी जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी है. ओके, नाउ व्हाट इज थर्मल एनर्जी or you can say heat energy. Thermal and heat both words can be used for this type of energy. So students, जैसे हमें नेम से पता चल रहा है हीट एनर्जी एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें हॉट बॉडी से मिलेगी और हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं. और इसी तरह हमें हीट एनर्जी तब भी मिलती है जब मोशन अपोज होती है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से. इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप अपने हैंड्स को फास्टली रब करके देखें तो क्या होगा, उनमें हीट प्रोड्यूस होगी क्योंकि दोनों हाथ एक दूसरे के अगेंस्ट रब हो रहे हैं. फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उनकी मोशन अपोज होने की चांसेस हैं और उनके अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी. इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो फूड हम लेते हैं वो भी हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड द मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज सन. सन से आने वाली एनर्जी जो है हीट एनर्जी है और लाइट एनर्जी भी है. तो मेन सोर्स है हमारे पास सन, हीट और लाइट एनर्जी का. ओके, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है? एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें कब मिलती है? जब चार्जेस फ्लो करते हैं. तो हमारे पास जो है ये एनर्जी की फॉर्म सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और हम इजीली इसको सप्लाई कर सकते हैं अपनी डिज़ायर्ड प्लेसेस पे थ्रू वायर्स. अब जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल अपने रूम में बैठ के टेलीविज़न देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उसको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है उसके साथ एक वायर कनेक्ट है जिसको हमने स्विच में लगाया हुआ है. तो हम इजीली अपनी डिज़ायर्ड प्लेस पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे सप्लाई कर सकते हैं थ्रू वायर्स.
और इसके अलावा हमारे पास जो सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वो क्या हैं? बैटरीज के थ्रू हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के थ्रू भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं वो कैसे रन होते हैं? बाय हाइड्रो पावर, थर्मल और न्यूक्लियर पावर। हाइड्रो का क्या मतलब है? वाटर, थर्मल मीन्स हीट और न्यूक्लियर पावर मीन न्यूक्लियर एनर्जी, द पावर प्लांट्स दैट रन विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, these are the example of electrical devices that operate using electrical energy. As I told you कि टेलीविजन जो है उसको भी वर्क करने के लिए, प्रॉपरली वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत है। इसी तरह कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास जो मोबाइल्स हैं, ये वो सब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जो हमारे घरों में नॉर्मली अब हर घर में ये डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं। और ये सब डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं और ये तभी ऑपरेट होती हैं जब इन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई प्रॉपरली मिलती है। ओके, नाउ व्हाट इज साउंड एनर्जी? You listen this sound, how this sound is produced. So students, sound is produced when something vibrate. जब भी हमारे पास कोई भी बॉडी में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा। ओके, और ये जो साउंड एनर्जी है इसको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। मतलब हमारे पास जो है वो एक मैटर आप कह लें, हमारे पास जो मीडियम है वो एक मैटर है, यानी कि वो सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी और लिक्विड भी, जिसके थ्रू हमारे पास ये ट्रेवल करता है। अब जो ये साउंड है, साउंड एनर्जी, ये इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रेवल करती है। और जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने का मतलब है कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। अगर आप ड्रम को बीट करके देखें, जैसे असेंबली में ड्रम बीट किया जाता है, तो क्या होता है कि जो ड्रम के पार्टिकल्स हैं जो ऊपर वाली सरफेस पे, वो बैक एंड फोर्थ उनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। और वो साउंड हमारे ईयर्स तक कैसे आता है? एक मीडियम के थ्रू, मैटर जिसकी मैं बात कर रही हूँ। मतलब हम उस साउंड में और हमारे ईयर के दरमियान जो मीडियम है, दैट इज एयर, उसके थ्रू वो साउंड हमारे पास ट्रेवल करके हमारे ईयर्स तक आता है। क्योंकि जब पार्टिकल में वाइब्रेशन होती है, उनके ऊपर जो लेयर ऑफ एयर है उसमें वाइब्रेशन होती है और इस तरह वो ट्रेवल करते करते हमारे ईयर्स तक पहुंच जाती है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज लाइट एनर्जी? लाइट एनर्जी, जिसको हम रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं, लाइट एनर्जी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्योंकि जब तक लाइट प्रेजेंट नहीं होगी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। बेशक हमारी आईज प्रॉपरली वर्क कर रही हो, हमें कोई डिफेक्ट ना हो आई में, लेकिन जब लाइट प्रेजेंट होगी तब ही हम अपने इर्द गिर्द पड़ी चीज़ों को देख सकते हैं। और ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एम्प्टी स्पेस में भी ट्रैवल करती है। अब साउंड एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो एम्प्टी स्पेस में नहीं ट्रैवल कर सकती, क्योंकि साउंड एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है, लेकिन लाइट एनर्जी को इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास जो लाइट एनर्जी है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं? हमें लाइट बल्ब्स के थ्रू मिलती है, कैंप फायर के थ्रू मिलती है, और इसके अलावा कैंडल्स हैं, बल्ब्स, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स या फ्यूल्स को बर्न करके भी हमें लाइट एनर्जी मिलती है। बट अगेन जो मोस्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो लाइट एनर्जी का है वो सन है। जैसे हीट एनर्जी का सोर्स भी, मेन सोर्स सन है, लाइट भी मोस्टली हमें लाइट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। क्योंकि अगर दिन के टाइम आप देखें तो हार्डली आपको लाइट्स ज़्यादा ऑन नहीं करनी पड़ती क्योंकि सन प्रेजेंट होता है। लेकिन रात के वक्त जब सन प्रेजेंट नहीं होता तो फिर हम डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ट्यूब्स, इनके थ्रू हमें लाइट एनर्जी मिलती है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज केमिकल एनर्जी? केमिकल एनर्जी हमारे पास कौन सी एनर्जी है? नेम से पता चल रहा है केमिकल्स। जब भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगा तो जो एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस होगी वो एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी? केमिकल एनर्जी होगी। अब वो केमिकल एनर्जी जो हमारे पास है वो फूड में भी प्रेजेंट होती है, फ्यूल में भी और दूसरे सब्सटेंस में भी। और हमें जब भी इस एनर्जी की ज़रूरत है तो केमिकल रिएक्शन का होना मस्ट है। जैसे आप इस एग्जांपल में देखें, ये जो फ्यूल्स हैं ये बर्न कर रहे हैं, बर्निंग से क्या हो रहा है? इनके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो केमिकल एनर्जी है जो फिर कन्वर्ट हो रही है
हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। ओके, अब हमारे पास इसी तरह केमिकल रिएक्शन जो है वो बैटरीज में और इलेक्ट्रिक सेल्स में भी होते हैं, ताकि हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनमें बैटरीज यूज होती हैं, सेल्स यूज होते हैं, जैसे बच्चों के टॉयज की बात कर लें आप, उनमें हमारे पास जो है वो सेल्स यूज होते हैं, और जो हमारे सेल फोन्स हैं उनमें बैटरीज यूज होती हैं। तो उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो केमिकल एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और फिर हमारी डिवाइसेस काम करती हैं। और सिमिलरली जो एनिमल्स हैं, जब वो भी फूड लेते हैं उन्हें भी हीट एनर्जी और मसल एनर्जी मिलती है, ताकि वो भी अपना काम प्रॉपर कर सकें। ओके, एनर्जी हमारे पास हमेशा इन्वॉल्व होगी ब्रेकिंग और फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स। स्टूडेंट्स, आपने बॉन्ड्स के बारे में, केमिकल बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस किया होगा केमिस्ट्री में इन चैप्टर नंबर 4 इन डिटेल अबाउट आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, एंड यू विल आल्सो डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब भी ये जो केमिकल बॉन्ड्स हैं इनकी फॉर्मेशन होती है या इनकी ब्रेकडाउन होती है, उसमें एनर्जी का लाजमी एक पार्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एनर्जी का। एनर्जी इन्वॉल्व होती है उन्हें ब्रेक करने में या उन्हें फॉर्म करने में। ओके, now what is nuclear energy? Nuclear energy is also the most important form of energy. आपको नेम से पता चल रहा होगा कि न्यूक्लियर, अगर हम न्यूक्लियस के बारे में पहले बात करें तो आपको इसके बारे में डिटेल में समझ आ जाएगी। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस किया होगा, लेकिन हम उसका अगेन रिव्यू देख लेते हैं कि एक एटम जो होता है उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता। और इर्द गिर्द, एटम के इर्द गिर्द जो ऑर्बिट्स हैं उनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व करते हैं। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से हेल्ड होते हैं, ये बाहर नहीं आ सकते। और हमारे पास ये जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है ये वो एनर्जी होती है जो एक न्यूक्लियस के अंदर स्टोर्ड होती है, जिसने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्ड करके रखा होता है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। इन न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से जिस एनर्जी ने इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हेल्ड करके रखा होता है, वो जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज न्यूक्लियर एनर्जी। दिस एनर्जी कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम द एटम इन 2 ways। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये 2 तरह से एटम से रिलीज हो सकती है। हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं 2 तरह के, थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन या थ्रू न्यूक्लियर फिशन। ये 2 न्यूक्लियर रिएक्शन है, फ्यूजन एंड फिशन। आप इनके बारे में डिटेल में 10th क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन इनकी डेफिनेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, लेकिन आपके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कौन से होते हैं और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट, न्यूक्लियर फिशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज स्प्लिट अपार्ट टू फॉर्म 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई। जब हमारे पास एक एटम का न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है 2 स्मॉल न्यूक्लियाइज में, मतलब वो टूट के 2 छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ईच स्मॉलर न्यूक्लियस फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियर फिशन हैज डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन देन द ओरिजिनल न्यूक्लियस। तो जो ओरिजिनल न्यूक्लियस पहले से होता है, जो ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद वो जिन 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं देन द ओरिजिनल। एंड इन न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है दैट इज totally different from nuclear fission. It is opposite to the nuclear fission. इसमें हमारे पास क्या होता है कि 2 small nuclei जब आपस में ज्वाइन करते हैं और एक लार्ज न्यूक्लियस बनाते हैं, then this process is called nuclear fusion reaction. Okay, and this is the process that take place inside the sun. I hope students आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस हैं, एंड इसके अलावा बाकी भी जितनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हमने डिस्कस किया है, आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। एंड अगर आपकी कोई क्यूरी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपने मुझसे पूछना है। एंड स्टूडेंट्स, remember this topic. This is very important topic. You have to remember all these forms of energies along with their examples.
Okay, thank you, stay safe, and Allah Hafiz.